थर्ड, डॉक्टर अंबेडकर का वक्तव्य अपने भाषण के संदर्भ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री मिट्ठा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में शुक्रवार को मैंने अपने भाषण में कुछ टिप्पणियां की थी। उनकी उपयुक्तता के संबंध में आरोप लगाते हुए मेरे माननीय मित्र राव बहादुर चितले ने पिछले शनिवार को व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उसका स्पष्टीकरण देने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। महोदय, जब शनिवार को यह मुद्दा उठाया गया था तभी मैं इसका स्पष्टीकरण देने को उत्सुक था, पर कार्यालय से मुझे अपने भाषण तथा व्यवस्था के प्रश्न पर दिए गए मेरे माननीय सदस्यों के वक्तव्यों की प्रतिलिपियां नहीं प्राप्त हो सकी। मुझे कार्यालय में बताया गया कि परिषद की बैठक समाप्त होने से पहले मुझे प्रतिलिपि देना संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप उस समय मुझे अपना स्पष्टीकरण अस्त करना पड़ा। मुझे खेद है कि यह जाने बिना ही यह प्रश्न उठा दिया गया है कि अपने भाषण की टंकित प्रति को मैं सही मानता हूं या नहीं। मेरा निवेदन है कि न्याय की बुनियादी नियमों में से एक यह है, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक उन बातों के बारे में पूरी तरह आश्वस्त ना हो लिया जाए, कोई निष्कर्ष ना निकाला जाए। मुझे अफसोस है कि मुझे इस नियम का लाभ नहीं दिया गया। मेरे माननीय मित्र श्री कामत द्वारा प्रस्तुत तर्क के आधार पर यह कहा गया कि मुझे इस शिष्टाचार का अधिकार नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को भाषण देने के बाद मेरा अचानक चला जाना संसदीय शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन है। सबको हमेशा माननीय सदस्य श्री कामत से शिष्टाचार सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह भारतीय राजनीतिज्ञों की उस प्राचीन उदारवादी श्रेणी के हैं जिन्होंने संसदीय जीवन व्यतीत करते हुए अपने बाल सफेद कर लिए हैं। इस मामले में मैं यह कहने की हिम्मत करूंगा कि शिष्टाचार के जिस नियम का आधार लिया गया है वह यहाँ लागू नहीं होता। अगर मैंने नियमों को ठीक से समझा है तो उसमें कहा गया है कि सदस्य को भाषण देने के बाद सदन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जवाब सुनने का इंतजार करना चाहिए। पर यह तभी लागू होता है जब भाषण के दौरान सदस्य ने सदन के अन्य सदस्य की व्यक्तिगत रूप से अवमानना की हो। मेरा विचार है कि उस मामले में इसे लागू नहीं किया जा सकता जहां सदस्य ने सामान्यतः प्रचलित तथ्यों के आधार पर सामान्य तर्क प्रस्तुत किए हों। अगर ऐसा नियम लागू करते हैं तो महोदय, प्रत्येक सदस्य जिसने विचार विमर्श में भाग लिया हो उसे प्रश्न पूछे जाने तक उपस्थित रहना चाहिए तथा बहस में प्रत्येक भाषण को सुनना चाहिए। मैंने माननीय सदस्य श्री कामत को कोई चुनौती नहीं दी या सदन के किसी माननीय सदस्य से कोई प्रश्न नहीं पूछे थे। मेरे लिए जवाब में सुनने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं बैठने को बाध्य नहीं था और मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य निपटाना था। बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराने के नियम का लाभ मुझे न मिलने का दूसरा कारण यह भी है कि मैं पूर्णकालिक सदस्य नहीं हूँ तथा किसी को भी निश्चित रूप से यह पता नहीं है कि कब मैं
उपस्थित होऊंगा। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर व्यक्त विचार का आदर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि शायद मैं अपनी अनुपस्थिति की अनियमितता में ज्यादा नियमित हूँ। यद्यपि उपयोगिता के मापदंड के अनुसार मैं अवश्य कहूंगा कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी कार्य करने के लिए मैं काबिल हूँ, चाहे अंदर या बाहर, वह सममूलता के नीचे नहीं गिरेगा। चाहे मैं नियमित हूँ या अनियमित, मुद्दा यह नहीं है। मेरे विचार में मुद्दा यह है कि माननीय सदस्य ने मामले को अभी क्यों नहीं उठाया था जब मैं बोल रहा था। अगर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की प्रक्रिया को सही ढंग से समझता हूँ, जो प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि जो सदस्य शिकायत करना चाहता है वह तभी अध्यक्ष का ध्यान उस ओर आकर्षित करे जबकि व्यवस्था का कथित उल्लंघन हो रहा हो। इसलिए मुझे यह बड़ा अजीब लगता है कि उस समय आहत पक्ष ने कुछ नहीं किया। एक रात सोचा और बिना नोटिस के अगली सुबह अपना दुख व्यक्त किया और फिर शिकायत की कि दोषी कटघरे में उपस्थित नहीं है। उचित प्रक्रिया यह होती कि जब मैं बोल रहा था तभी उन्होंने तुरंत व्यवस्था का प्रश्न उठाया होता, या बिना पक्षपात से कहें तो उनको नोटिस देना चाहिए था। व्यवस्था के प्रश्न के सार के संदर्भ में मैं चाहता हूं कि मैंने जो कहा है कि टंकित प्रति को मैं सही रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसके अनुसार तो यह लगता है कि जैसे मैंने संपूर्ण न्यायपालिका पर बड़े पैमाने पर इल्जाम लगाया है, जो निश्चित रूप से ना तो मेरी इच्छा थी ना ही मेरा उद्देश्य प्रतिलिपि में लिखा है। एक ब्राह्मण न्यायाधीश जब एक ब्राह्मण वादी और ब्राह्मण प्रतिवादी के बीच मामला सुलझाने के लिए निर्णय करने बैठता है तो वह मात्र न्यायाधीश की तरह निर्णय करता है। यह सही नहीं है। मैं उस मामले की बात नहीं कर रहा था जिसके झगड़े में ब्राह्मण भागीदार थे। मैं उस मामले की बात कर रहा था जहां वादी प्रतिवादी ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण थे। फिर बिना सांप्रदायिक पक्षपात के शब्दों के बाद केवल न्यायाधीश की तरह निर्णय करते हैं। छूट गया है जो महत्वपूर्ण शब्द मैंने अर्थ को सीमित करने के लिए प्रयोग किए थे, वे इस वाक्य न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा का हनन किया और दुरुपयोग किया है में से छूट गए हैं। इस सुधार से यह प्रमाणित हो जाएगा कि समग्र न्यायपालिका की निंदा करने का मेरा कोई इरादा न था, न ही मैं उसके समग्र आचरण पर कोई निर्णय देना चाहता था। दूसरे, न्यायिक सेवा में ब्राह्मणों के ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी करने का भी मेरा कोई इरादा न था। वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ब्राह्मण न्यायपालिका का उल्लेख किया तो मेरा आशय उनकी विशेष निंदा के लिए नहीं था। मैंने तो मुद्दे को सामान्य रूप से उठाया था और ब्राह्मणों का उदाहरण स्पष्टीकरण के लिए दिया था। यह इस तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि अपने भाषण के अंत में इसके गठन में किसी भी तत्व को विशिष्ट माने बिना मैंने न्यायपालिका का सामान्य रूप में जिक्र किया था। इसलिए जो तर्क मैं कर रहा था उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि मेरा समग्र
न्यायपालिका की निंदा करना या विशेष अभिज्ञान के लिए किसी विशेष तत्व को अलग कर देना नितांत आवश्यक था। माननीय सदस्य राव बहादुर चितले द्वारा उठाए गए मुद्दे का मैं जवाब दे रहा था कि न्यायपालिका का सांप्रदायिक झुकाव है या नहीं। मेरा उनको जवाब यह था कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम रहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक झुकाव आवश्यक है। मैंने स्पष्टीकरण के रूप में ब्राह्मण न्यायाधीश की बात कही है, क्योंकि मैं एक प्रतिपक्षी को जवाब दे रहा था जो संयोगवश ब्राह्मण था। अगर मेरा प्रतिपक्षी गैर ब्राह्मण या मुसलमान होता तो मैं उनका उदाहरण देने में नहीं हिचकिचाता। महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या आप उस वक्तव्य को जो आरोप लगाता है कि न्यायपालिका सांप्रदायिक मामलों में सांप्रदायिक झुकाव दर्शाती है, अनुचित कहेंगे। इसका निर्णय मैं आप और सदन पर छोड़ता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आधार को भारतीय दंड विधान संहिता तक ने मान्यता दी है। हमारे यहाँ भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत एक धारा है जो किसी वादी प्रतिवादी को यह अनुमति देती है कि वह अपने केस को दूसरी कचहरी में स्थानांतरण के लिए मांग करने की इस आधार पर अनुमति देती है कि वह न्यायाधीश पक्षपाती है। हमारे यहाँ भारतीय दंड विधान संहिता में यह प्रावधान है जिसके अंतर्गत एक न्यायाधीश को उस मामले को जिसमें उसका अपना स्वार्थ होता है निपटाने से रोका जा सकता है। दूसरे, यह दृष्टिकोण कि न्यायपालिका पक्षपाती है, वह सांप्रदायिक आचरण के मुद्दे पर सांप्रदायिक पक्षपात प्रदर्शित करेगी। इसे विधेयक में भी मान्यता दी गई है। अधिकांश माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि विधेयक मूल रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि संपूर्ण ग्राम पीठ निर्वाचित पंचायत होनी चाहिए। प्रथम वाचन में मैंने अनुरोध किया था कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका के गठन को इस सिद्धांत पर आधारित करना उचित नहीं है और मुझे लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप न्यायपालिका के उस भाग में परिवर्तन की व्यवस्था की गई। महोदय, मैं उसे सांप्रदायिक झुकाव के अस्तित्व का प्रमाण मानता हूँ। अंत में जिन्होंने व्यवस्था का मुद्दा उठाया है उन्होंने भी व्यवस्था के प्रश्न पर अपने भाषण में मैंने जो कहा उसको मान्यता दी है। अगर उन्होंने इन अनिष्टकारी शब्दों में माननीय गृह सदस्य को धमकी दी है। अगर माननीय गृह सदस्य मेरा खंडन नहीं करते हैं तो माननीय सदस्य अल्पसंख्यक के हर अधिकारी पर आक्रमण करना आवश्यक समझेंगे। ऐसी कारगुजारी उस वक्त तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें मेरे द्वारा उल्लिखित तथ्यों के अस्तित्व में विश्वास न हो। मेरे माननीय मित्र को जिस बात ने दुख पहुंचाया है वह मुख्य मुद्दा नहीं था, बल्कि एक उदाहरण को लेकर झमेला किया गया। अगर मैंने अपनी बात मुसलमान या गैर ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए की होती तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता। संभवतः मुक्त कंठ से मेरी प्रशंसा की जाती। बस यही मुझे कहना है। 13 फरवरी 1933 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा वक्तव्य के बाद माननीय अध्यक्ष ने अंबेडकर के भाषण में निहित आलोचना का स्पष्टीकरण किया। परिषद में शिष्टाचार व भाषण के गुणों व गुण पर विवेचन किया और अंत में कहा,
मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनका अभिप्राय संपूर्ण न्यायपालिका की निंदा करना नहीं था, बल्कि वह यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि किसी की ऐसी घटनाएं घटी हैं जब न्यायपालिका में सांप्रदायिकता के आधार पर पक्षपात होते देखा गया है। फोर्थ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, क्या आप स्पष्ट करेंगे? आपने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया। मुझे आपकी यह बात तो समझ में आई है कि विधेयक के तीसरे वाचन के समय माननीय सदस्य उसका उस मुद्दे का विरोध नहीं कर सकते जिसको पहले उठाया ही नहीं गया था, या दूसरे वाचन के समय उस मुद्दे पर विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो। क्या मैं सही हूँ? अगर मुद्दा दूसरे वाचन में ना लिया गया हो या किसी एक मुद्दे पर दूसरे वाचन के दौरान कोई एक सदस्य या विपक्ष सदन में हार जाए तो वही विपक्ष उसी प्रश्न पर विधेयक के तीसरे वाचन का विरोध नहीं कर सकता है। महोदय, क्या यह ठीक है? माननीय अध्यक्ष, नहीं। कुछ दिन पहले इस सत्र में जब पहली बार अवसर आया मैंने अपना निर्णय दिया था, तब माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। मैं उनके लिए दोहराऊंगा। माननीय सदस्य एक संवैधानिक वकील होने के नाते अच्छी तरह से जानते हैं कि एक विधेयक का वाचन 3 बार होता है। विधेयक को पहली अवस्था में यानी प्रथम वाचन में उसके सिद्धांत पर विचार विमर्श होता है। उसके बाद अगर विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाता है तो प्रवर समिति की स्वीकृति के पश्चात सदन विधेयक को आलोचना करने की स्थिति में होता है, और अगर इसे प्रवर समिति को नहीं सौंपा जाता है तब दूसरे वाचन के दौरान विधेयक को खंड प्रति खंड परखा जाता है, तब संशोधन किए जाते हैं। माननीय सदस्य जो कुछ भी करना चाहते हैं वह इस वाचन के दौरान कर सकते हैं। सदन में अन्य माननीय सदस्यों की तरह माननीय सदस्य भी हो सकते हैं जो शायद विधेयक के दूसरे वाचन के दौरान उपस्थित नहीं थे। वह अब तीसरे वाचन के दौरान आते हैं। वह विधेयक का विरोध कर सकते हैं जब विधेयक पहले वाचन से दूसरे वाचन में जाता है और खंड प्रति खंड निरीक्षण करने की अवस्था में उसका स्वरूप बदल जाता है। तब माननीय सदस्य तीसरी अवस्था में तीसरे वाचन पर उन विशेषताओं पर उंगली उठाते हुए जो दूसरे वाचन के दौरान शामिल की गई थी और जो उन्हें आपत्तिजनक लगी उन पर आपत्ति कर सकते हैं। बस यही मेरा निर्णय है। मैं किसी भी माननीय सदस्य को तीसरे वाचन में विरोध करने से नहीं रोकता हूँ। इस माननीय सदस्य राव साहब कुलकर्णी का उदाहरण है। उन्होंने कई संशोधन प्रस्तुत किए थे जिन्हें स्वीकृत नहीं किया गया और उन्होंने उन्हीं आधारों पर फिर से तीसरे वाचन का विरोध किया है। उनका कहना है कि वह विधेयक का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह अपेक्षाओं की क्षति नहीं करता है और उन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत किए उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया अथवा उन पर विचार नहीं किया गया और उन्होंने अब तीसरे वाचन में उसका विरोध किया है क्योंकि यह उनकी दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है। इसी तरह चाहे किसी माननीय सदस्य ने कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो
या नहीं, यह तीसरे वाचन में उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे वाचन में किए गए परिवर्तन या नहीं किए गए परिवर्तनों तक अपने को सीमित रखना होगा और वह पहले वाचन पर न जाएं तथा समान सिद्धांतों के संबंध में बार बार उन तर्कों को न दें जिनके लिए उचित समय पहला वाचन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मेरा मानना है कि आपकी टिप्पणियां तर्कों के इस्तेमाल तक सीमित हैं, मुद्दों पर नहीं। मैं इसी बात को अलग ढंग से पेश करता हूँ। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं कुछ सिद्धांतों पर विधेयक का विरोध करता हूँ। मेरा मानना है कि जिन सिद्धांतों पर यह विधेयक आधारित है वह गलत है और यह सदन जिसने बहुमत से विधेयक को स्वीकार किया है वह मेरे विरुद्ध है और उन सभी माननीय सदस्यों के विरुद्ध है जिनका दृष्टिकोण मेरे जैसा है। क्या मैं इस विधेयक के तीसरे वाचन का विरोध करने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाचन में जिन सिद्धांत का विरोध किया था वे विधेयक में मौजूद हैं। माननीय अध्यक्ष, नहीं, यह मेरा निर्णय नहीं है। माननीय सदस्य ऐसा नहीं कर सकते और उन्हें इसका अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उनके पास तीसरे वाचन से पहले ऐसा करने का अवसर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान लीजिए तर्क को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मेरे संशोधन विधेयक के दूसरे वाचन में रद्द कर दिए जाते हैं और सदन में विधेयक को उसके मूल सिद्धांतों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्या मुझे विधेयक के तीसरे वाचन का विरोध करने का अधिकार नहीं मिलता है? इस आधार पर कि जिन प्रावधानों का मैंने विरोध किया अब तक इसमें मौजूद हैं। माननीय अध्यक्ष, नहीं, मैं अपने निर्णय पर अड़ग हूँ। वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सदन के समक्ष उन्होंने अपने विचार रखे और बहुमत ने उनके विरुद्ध निर्णय लिया। अब हम तीसरे वाचन की अवस्था में हैं, वरना तीनों अवस्थाओं का कोई महत्व नहीं रहता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, आपके निर्णय के पश्चात अल्पसंख्यकों के पास जिन्होंने प्रत्येक अवस्था में विधेयक का विरोध किया है यही विकल्प है कि वे इसके विरुद्ध मत दें। अन्यथा अगर बहुमत यह निर्णय करेगा कि यह विधेयक अच्छा है और अल्पसंख्यक इसका विरोध करेगा तो अल्पसंख्यकों के पास अपनी आपत्ति को दर्ज करने का कोई अवसर न होगा। माननीय अध्यक्ष, यह बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों को तीसरे वाचन के दौरान विधेयक के विरुद्ध मत देने का अधिकार है। वे मत विभाजन करा सकते हैं और इसके विरुद्ध मत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन प्रथम वाचन में नीतिगत मामलों पर बहस करना गलत होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, बिल्कुल सही। आपका कथन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि हमारे अधिकारों पर रोक लगाई जाती है। माननीय अध्यक्ष, नहीं, यह ठीक है।